हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री। तो आज देखिए हम लोग आपके लिए लेकर के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं केमिकल बॉन्डिंग। थोड़ा एक क्रैश कोर्स टाइप में आपका रहेगा, जिसमें आपको पूरी केमिकल बॉन्डिंग बेसिक्स टू एडवांस आपको बताई जाएगी। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे कंपाउंड जिनको हम लोग नाम देते हैं हाइपोवेलेंट, ठीक है। हाइपोवेलेंट कंपाउंड कैसे होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये लेस देन क्या होंगे, 8। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप देखिए BF3, ठीक है। ये आपका लुईस हाँ, इस पे देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की काउंट की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 से कम रहते हैं, ठीक है। क्योंकि बोरोन के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे बाकी 3 4 ठीक है। जैसे बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोरोन 5 होता है ना, 1s2 2s2, ये 2p1, ठीक है। तो अब देखिए इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 2 1 3 आ रहे हैं, और 3 फ्लोरीन देगा, तो आपका ये कैसा हो जाएगा, 3 3 6। यानी कि अगर किसी स्पीसीज के किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से कम है तो उसको हम लोग हाइपोवैलेंट नेम करके यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका BF3 लिख लीजिए, BH3 लिख लीजिए। इसी तरीके से आपके नेक्स्ट कंपाउंड होते हैं जिनको हम लोग नाम देते हैं हाइपरवैलेंट, ठीक है। अब सीधा सीधा क्लियर है, जब हम लोग ऊपर डिस्कस किया ऐसे कंपाउंड जिनके इलेक्ट्रॉन काउंट अगर 8 से लेस देन है उसको हम लोग हाइपोवैलेंट बोलते हैं। तो हाइपरवैलेंट का मतलब क्या होगा, ऐसे कंपाउंड जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 8 से अगर ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें PCl5, ठीक है, PF5, ठीक है, SF6, इन सभी के अगर हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे सेंट्रल एटम पर तो 8 से ज्यादा ही निकल के आएंगे, जो कि लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, उससे एक्ससीड कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि इस चीज का रीजन क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए, तो इसके लिए एक थ्योरी दी गई थी, सिंगलेट सिंगलेट लिंकेज थ्योरी, ठीक है। जैसे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग ये समझ सकते हैं, जैसे कि एक मॉलिक्यूल आपके पास PCl5 है या फिर SF6 है, ये सिंगलेट थ्योरी के हिसाब से आपको बना के दिखाई गई। सिंगलेट थ्योरी का मतलब क्या है, जैसे हमको ये पता है कि जो फॉस्फोरस है उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये मैंने बना दिया, देखिए 1 2 3 4 5। अब क्योंकि Cl से कनेक्टेड है तो एक Cl अगर हम लेके आएंगे, Cl के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस से शो कर रहा हूँ। Cl के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर एक यहाँ दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरीके से एक Cl आपको यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ, तो 1 3 4 5 6 7। एक यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 3 4 5 6 7। एक आप यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, और एक आप यहाँ लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इनका ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहें तो आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। PCl5 को देखिए, फॉस्फोरस को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको मैं कंबाइन करता हूँ तो ये इस तरीके से देखिए, ये है ना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लीजिए। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फॉस्फोरस के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं, 5 तो उसके पास पहले से थे, 3 इसने क्लोरीन से ले लिया, ठीक है। बाकी इन क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इनके तो बॉन्ड बने हुए हैं, ये देखिए इस तरीके से ऐसे, है ना, ये इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है इस तरीके से, और ये इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने सिर्फ 3 क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को जो है अंदर की तरफ इन्वॉल्व करके देखा, ठीक है। तो इस चीज का प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है कि अगर हम PCl5 को हीट कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, PCl3 प्लस Cl2। तो वो चीज यहाँ से क्लियर भी हो रही है कि फॉस्फोरस के 3 क्लोरीन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बने हुए, इसीलिए अगर हम इसको हीट कर देते हैं तो 2 क्लोरीन जिनके साथ बॉन्ड नहीं बना हुआ है वो क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है और इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज इसमें भी ये कह सकते हैं तो आप ऐसा भी दिखा सकते हैं इसको, जैसे फॉस्फोरस की मैंने यहाँ पर बॉन्ड Cl Cl, एक Cl नीचे एक Cl ऊपर, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड जो आपके आएंगे वो तो स्ट्रॉन्ग आएंगे, जैसे ये बॉन्ड आपका strong। ये बॉन्ड आपका क्या बन जाएगा, वीक हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग वहां पर नहीं, ठीक है। अब इसी चीज की लिमिटेशन आप यहाँ से समझ सकते हैं, देखिए जैसे कि SF6 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो SF6 को आप कैसे बनाएंगे, सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब यहाँ फ्लोरीन आप लेकर के आएंगे, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से आप यहाँ पर बनाएंगे, क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर आएगा एक 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 3 हो गए हैं। इस तरीके से और आ जाएंगे 4 1 2 3 4 5 6।
और दो यहाँ पर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ 1 2 3 6। तो यहाँ अगर हम देखेंगे इस तरीके से, देखिए ठीक है, तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉन बनाते जाइए इस तरीके से, ये ऐसी शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो आपके पास इस तरीके से बना हुआ है SF6। तो ऐसा नहीं होगा कि हम SF6 को अगर हम हीट कराएं तो हीट कराने पर सिर्फ हमें SF2 मिले। SF2 क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स, ठीक है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट थी तो उसके हिसाब से तो ये सिर्फ 2 ही फ्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, और अगर 2 फ्लोरीन के साथ ये कंबाइन करेगा तो पिछले पिछले केस के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर हम SF6 को हीट करेंगे तो मुझे SF2 मिलना चाहिए प्लस F4। हाँ, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 2F2 मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है, ये मॉलिक्यूल आपके एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिंगलेट थ्योरी की यहाँ पर लिमिटेशन आ गई। सिंगलेट थ्योरी ये नहीं बता पाई कि SF6 मॉलिक्यूल उस थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग आगे दो कुछ स्टेप देखते हैं कि जो कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड जो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, तो उनका रीजन क्या है, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे थ्योरी रहती है, तो उसी थ्योरी को हम लोग देखेंगे। तो इसका नाम आपका होता है सैडविक थ्योरी, ये आप स्पेलिंग देखिए SIDGWIC, सिडविक थ्योरी, ठीक है। तो देखिए 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल का, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को बनाने का रीजन जो है वो क्या हो सकता है? या तो सेंट्रल एटम हैज, इफ सेंट्रल एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल्स, अगर सेंट्रल एटम के पास जो ऑर्बिटल्स है वो वैकेंट है तो वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। सेकंड रीजन आप ये लिख सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन ऑर्बिटल्स, सेपरेशन बिटवीन ऑर्बिटल्स इज लो। यानी कि अगर दो ऑर्बिटल्स कनेक्ट हो रही है, यानी कि एक सेंट्रल मेटल की और एक दूसरे एटम की, अगर उनके बीच में ऑर्बिटल्स का जो सेपरेशन है वो लो है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब सेपरेशन को लो आप कैसे करेंगे? बाई अटैचिंग किसी भी ऑर्बिटल के साथ या किसी भी एटम के साथ, अगर हम किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच कर देते हैं तो हमें पता है उसकी एनर्जी वहां से लो कर जाती है, तो ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी का जो सेपरेशन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब लिखेंगे बाई अटैचिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को अटैच कर देते हैं किसी मेटल के साथ तो वहां से इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, आपने जरूर पढ़ रखा होगा उसको, ठीक है। तो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। यहाँ लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अब कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होते हैं? बाय ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स, जब दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करती हैं, ओवरलैपिंग ऑफ टू ऑर्बिटल्स। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं किस किस तरीके से ओवरलैपिंग करती है तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की, तो आपने पढ़ा होगा सिग्मा बॉन्ड में कैसे ओवरलैप होता है, हेड टू हेड ओवरलैप होता है, ठीक है, हेड टू हेड, हेड टू हेड कह लीजिए या फिर टेल टू टेल कह लीजिए, ठीक है। इस तरीके से ओवरलैप होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन का मतलब क्या है? कितने जोन्स ओवरलैप करते हैं? सिर्फ वन ओवरलैप करता है। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल की बात करें, दो एस ऑर्बिटल्स मान लीजिए हमारे पास है, एक एस ऑर्बिटल ये है और एक दूसरी एस ऑर्बिटल है, इस तरीके से बनी। अगर ये दोनों एस ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद आपको कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कितने ओवरलैपिंग जोन है। जब दोनों ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया तो कंबाइन करने के बाद जो भी ओवरलैपिंग वाला एरिया है वो कितना एरिया है, काउंटिंग करेंगे तो वन आ रहा है। तो जब भी सिग्मा बॉन्ड बनती है, सिग्मा बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्डेड है, उसमें जब भी ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो हमेशा नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन क्या बनेगा? वन बनेगा। चाहे वो एसएस ऑर्बिटल कंबाइन करें या एसपी ऑर्बिटल कंबाइन करें, किसी भी तरीके के ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो ओवरलैपिंग जोन जो है वो वन ही बनने वाला है। तो यहाँ देखिए एस के साथ कंबाइन क्या करेगा, अगर मैं एस के साथ पी ऑर्बिटल को कंबाइन करा दूं, ठीक है, ये प्लस माइनस मान लीजिए, तो इस तरीके से आपको शेप मिलेगा, देखिए ये इस तरीके से, है ना। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ ओवरलैपिंग जोन कितने आ रहे हैं? वन आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से काफी ऑर्बिटल्स को कंबाइन करा सकते हैं। मान लीजिए पीजेड पीजेड को करा लिया, एस को और एक्स ऑर्बिटल के साथ करा लिया, ठीक है। लेकिन अगर हम ये बात करें, मान लीजिए आपके मन में क्वेश्चन आता है कि मैं एस ऑर्बिटल को कंबाइन कराना चाहता हूँ पीएक्स या पीवाई के साथ, देखिए आपको ये चीज पता होगी भाई, जेड ऑर्बिटल है वो हमारी न्यूक्लियर एक्सिस होती है, ठीक है। और एस सच एस ऑर्बिटल कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं होता, क्योंकि ये तो spherical है, हर तरफ एक ही जैसा है, डायरेक्शन है ये हर तरफ से। लेकिन अगर इसको हम लोग ओवरलैप कराएंगे किसके साथ, मान लीजिए पी एक्स के साथ कराते हैं या फिर पी वाई के साथ कराते हैं, आपको पता है पी एक्स और पी वाई जो है ये ऑर्बिटल्स होती है जेड, जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हम इनको ओवरलैप कराएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ, है ना। या एस आ जाएगी और इस तरीके से कुछ आएगी ऑर्बिटल, देखिए ऐसी कुछ आएगी, इस तरीके से कुछ आएगी। तो
यहाँ पर हम ओवरलैपिंग जोन देखेंगे ना, तो ओवरलैपिंग अच्छी ओवरलैपिंग हो नहीं पाती है, तो एस ऑर्बिटल की पी एक्स या पी वाई के साथ ओवरलैपिंग नहीं होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या ओवरलैपिंग, अच्छा हाँ वो डिपेंड करेगा। अच्छा देखिए ये चीज क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपसे ये बोला गया है कि z हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और उस केस में आप बताइए s ऑर्बिटल और px ऑर्बिटल का अगर आपका ओवरलैप होगा या नहीं, तब आंसर आपका नो होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपसे ये बोल दिया जाए कि x हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ठीक है, अगर x को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लिया जाएगा तो s जो है वो ओवरलैप कर जाएगी px के साथ, ठीक है, तो ओवरलैपिंग हो जाएगी। ये बात समझ में आई। क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर आपको ध्यान देना, जैसा क्वेश्चन है पूछा गया उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना, रटना नहीं किसी चीजों को, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ठीक, तो देखिए इसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है पाई बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए पाई बॉन्ड किस तरीके से बनता है। जैसे हम पाई बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पर जो जोन्स बनते हैं, जोन मतलब जो भी ओवरलैपिंग कर रहे हैं ऑर्बिटल, उसमें जितने भी जोन क्रिएट हो रहे हैं वो कितने होते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ जोन्स 2 होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं, मैंने इसको नाम दे दिया पी एक्स ऑर्बिटल और ये पी एक्स ऑर्बिटल। अगर दो पी एक्स ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो आपको पता होगा इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनता है, ये और ये कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आप ध्यान से देखें, देखिए एक जोन यहाँ पर मिल रहा है और एक जोन यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने ओवरलैपिंग जोन आ रहे हैं, काउंटिंग अगर हम करेंगे तो एक जोन ये है, एक जोन ये है, तो ये 2 ओवरलैपिंग जोन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये पी एक्स हो गया। इसी तरीके से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, और इसमें तो कंबाइन करने के ऊपर है, बस आपको जो इनकी सिमेट्री है वो इस तरीके से मैच करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है, मैंने पी एक्स को कंबाइन करा दिया किसके साथ, डी एक्स जेड मान लीजिए, तो इस तरीके से बनती है ऑर्बिटल आपकी डी एक्स जेड, मान लीजिए इसको, तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो आप इसको ऐसा बना सकते हैं, ये आपने ये बनाया और यहाँ पर ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, तो यहाँ देखेंगे ये ओवरलैपिंग हो रही है और ये ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से इसकी ओवरलैपिंग कराई जा सकती है। नेक्स्ट देखिए इसके बाद जो हमारे पास बॉन्ड आता है, ये कुछ नए बॉन्ड है जो आपने पढ़े होंगे, आई थिंक पढ़े तो जरूर होंगे। ये हमारे पास आता है डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड में जो भी ओवरलैपिंग होती है फेस वाइज ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, यानी कि अभी तक आपने ओवरलैपिंग देखी, हेड टू हेड देखी, टेल टू टेल देखी, साइड वाइज ओवरलैपिंग देखी, इसमें होती है फेस टू फेस, यानी कि सामने सामने ओवरलैपिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, कंडीशन ये है कि एस और पी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं करती, एस एंड पी डू नॉट पार्टिसिपेट। ठीक है, एस और पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती है कौन कौन सी होती है, डी एंड एफ इन्वॉल्व। ठीक है, डी और एफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर जो जोन्स होते हैं, नंबर ऑफ जोन्स ये कितने आपके आते हैं, 4 आते हैं। और एक कंडीशन और है, ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है वो पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेट। ठीक है, जैसे कि अब देखिए बात आती है यहाँ पर नंबर ऑफ जोन्स 4 कैसे बनेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्बिटल इस तरीके से बनी हुई है, जिससे मैंने एक शेप को ड्रॉ किया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैं क्यू बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत फिगर आपका आउट हो सकता है बट आप समझने का प्रयास कीजिए। ये इस तरीके से मान लीजिए मैंने शेप बनाया। ठीक है, अब इसमें मैं ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ, दूसरा कलर ले लेते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए इस तरीके से ऑर्बिटल बनी है, ये और ये, है ना। ठीक इसी तरीके से एक ऑर्बिटल आपके नीचे बनी हुई है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली ऑर्बिटल नीचे वाली ऑर्बिटल के साथ जब कंबाइन करेंगे तो ये फेज वाइज ओवरलैपिंग होगा, एक किस यानी कि ये एक, जैसे मान लीजिए एक के ऊपर एक आपने रख दिया ऑर्बिटल को, तो फेज वाइज ओवरलैपिंग बोला गया आपका। तो यहाँ पर जब ये कंबाइन करेंगे ना, तो ये जोन्स आपके 4 जोन बन जाएंगे, क्योंकि हर एक पार्ट के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जोन बनेंगे कितने आ जाएंगे, 4 जोन्स आ जाएंगे। ठीक है ना, अब जैसा कि यहाँ पर लिखा गया वो एक्सिस पार्टिसिपेट करेंगे जो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर हम यहाँ ये लिखते हैं, देखिए जैसे कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या फिर डी एक्स वाई, ये भी पार्टिसिपेट कर सकती है आपकी। ठीक है, डी एक्स वाई क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो भी ऑर्बिटल्स है वो जेड एक्सिस के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कहा कि डी जेड स्क्वायर को लेके आएंगे, डी जेड स्क्वायर है, डी एक्स जेड है, या फिर डी वाई जेड है, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इन ऑर्बिटल्स में खुद में ही जेड आता है, तो जेड एक्सिस जब खुद ही इन्वॉल्व है तो ये अपने आप के परपेंडिकुलर तो हो नहीं सकती, इसलिए ये ऑर्बिटल इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगी। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत यहाँ तक तो समझ में आया ही होगा। इसके बाद देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ऑर्बिटल्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं 5 बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है इस बॉन्ड में, अच्छा पिछले वाले केस में क्या था, एसपी पार्टिसिपेट नहीं करती, सिर्फ डीएफ पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर सिर्फ एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती है, एफ आर इन्वॉल्व। ठीक है, ठीक है, और बाकी एसपी डी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती। नंबर ऑफ जोन्स की बात करें तो उसमें 6 ओवरलैपिंग जोन्स बनते हैं। और ये किस तरीके के एलिमेंट्स के लिए कंबाइन होती है, या फिर किस में कॉमन होती है, तो आप लिखेंगे कॉमन इन
लेंथेनाइट्स, जितने भी लेंथेनाइट्स होते हैं या जितने भी एक्टिनाइट्स होते हैं उन सभी के केस में कॉमन होती है, क्योंकि वहां पर एफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो इतना था यहाँ तक का। यहाँ तक आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया जरूर होगा, है ना। तो नेक्स्ट देखिए, इसके पास जो टॉपिक आता है इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि पाई बॉन्ड फॉर्मिंग कैपेसिटी कैसे होती चली जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एक सीरीज लिखी, कार्बन, सिलिकॉन, GeSnPb। ठीक है, जरूर SnPb। अब इसमें अगर हम मान लीजिए ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन डबल बॉन्ड सिलिकॉन, डबल बॉन्ड SN डबल बॉन्ड SN, और Pb डबल बॉन्ड Pb। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करेंगे, देखिए आपको ये चीज पता है कि ऊपर से नीचे, क्योंकि ये ग्रुप की बात हो रही है, तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो होता है साइज जो है, एटम का साइज बढ़ता चला जाता है। अगर एटम का साइज बढ़ेगा, ठीक है, साइज बढ़ने से होगा क्या, जो उनकी ऑर्बिटल्स है वो थोड़ी दूर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, टेंडेंसी टू फॉर्म पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड टेंडेंसी, पाई बॉन्ड फॉर्मिंग की जो टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है। रीजन क्या है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है। अगर साइज बढ़ता जाएगा तो टेंडेंसी पाई बॉन्ड की कम होती जाएगी, क्योंकि हमें पता है जो ऑर्बिटल्स है वो सेपरेटेड होती चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए अगर सी की ऑर्बिटल मान लीजिए यहाँ पर है, तो इनकी ऑर्बिटल थोड़ी सी और दूर हो जाएगी। दूर होने का रीजन क्या है, क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियस से इनकी डिस्टेंस बढ़ती चली आ रही है। अगर डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो एक सिलिकॉन ऑर्बिटल दूसरे सिलिकॉन के साथ पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, या इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, साइज बढ़ जाने पर पाई बॉन्ड टेंडेंसी रिड्यूस करती है। क्यों रिड्यूस करती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, ऑर्बिटल्स के बीच जो सेपरेशन बढ़ जाता है। तो जब सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा तो उनको वो ऑर्बिटल्स बीच में कंबाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, लेकिन इस चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास SN है और SN को डबल बॉन्ड SN के साथ लगा दिए गए। मान लीजिए इसके साथ कोई ऐसे बल्कि ग्रुप अटैच कर दिए गए। अगर ग्रुप बल्कि अटैच कर दिए गए तो बाहर से कोई भी इसमें अटैकिंग रीजन अटैक नहीं कर पाएगा। जब इसके साथ कोई अटैक नहीं कर पाएगा तो उसका जो पाई बॉन्ड है वो सिक्योर है, एक तरीके से अगर बन गया है तो बना रहेगा, ठीक है, स्टेबल रहेगा। हाँ, लेकिन ये नहीं कह सकते कितने टाइम तक स्टेबल रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन आप कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आएगी, आई होप। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है रिलेटिविस्टिक थ्योरी। इसकी डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बस आप इतना देख सकते हैं कि आपको ये चीज पता है। देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर हम प्रोटॉन्स की काउंटिंग को बढ़ाएंगे, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे तो जो रेडियस है, रेडियस कह लो या फिर साइज कह लो, ये क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बढ़ने पर जो साइज है वो डिक्रीज होता चला जाता है। ये हमारा एक फाइनल रिजल्ट होता है, इसके बेसिस पर हम सारी बात यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से होगा क्या, देखिए हमें ये चीज पता है, जो S और P ऑर्बिटल्स होती है वो न्यूक्लियस के सबसे पास होती है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं मेरे। हाँ, जो S और P ऑर्बिटल होती है न्यूक्लियस से क्या होती है, पास होती है। अगर ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगी तो इन ऑर्बिटल के साथ, है ना, ये ऑर्बिटल्स पास में, तो इसके अलावा जो भी ऑर्बिटल्स आपकी बच गई, आप इसको मैं रीड कर दे रहा हूँ, आप यहाँ से समझ सकते हैं चीजों को। आप ये बोलेंगे, S and P ऑर्बिटल्स आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, देयर विल बी मोर कंट्रैक्शन इन द साइज ऑफ द S and P ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो S and P ऑर्बिटल्स क्योंकि बहुत ज्यादा करीब होती है न्यूक्लियस के, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, साइज अगर कम होता जा रहा है, तो S और P ऑर्बिटल, क्योंकि वो पहले से ही पास में थी, साइज छोटा हो रहा है, तो S और P ऑर्बिटल और पास आती चली जाएंगे। अगर ये ऑर्बिटल और पास आती चली जाएंगी तो इनके बाद के जो भी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल कह लो या फिर एफ ऑर्बिटल कह लो, उनके पास जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा होगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट डी और एफ ऑर्बिटल के पास ज्यादा होने लगेगा तो उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं, जो भी न्यूक्लियस अंदर है उसका डी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स या फिर एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स पर जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं, जो डी और एफ ऑर्बिटल है इनका साइज जो है एक्सपेंडेड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इस पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के हिसाब से जो प्रोटॉन अगर बढ़ेंगे तो रेडियस का साइज कम होगा, जिसकी वजह से जो S और P ऑर्बिटल ये पहले से जो कि प्रेजेंट रहती है अंदर, उनका साइज और कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बाकी के जो ऑर्बिटल्स है इसके बाद उनमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा लगने की वजह से डी और एफ ऑर्बिटल बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड हो जाएंगी। तो अगर डी और एफ ऑर्बिटल बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड हो जाएगी तो इनकी ओवरलैपिंग अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब है, हम ये बोल सकते हैं 5D की ओवरलैपिंग अच्छी होगी 4D के हिसाब से, और इसकी अच्छी होगी 3D के हिसाब से। क्यों होगी, रीजन मैंने आपको अभी समझा दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से डी एफ, जो डी की ऑर्बिट है बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड होगी, बहुत ज्यादा डिफ्यूज होगी। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो ओवरलैपिंग अच्छे से हो पाएगी। ये डी ऑर्बिटल हालांकि ऐसी बनेगी आपकी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये तो इसका था पहला कंसिक्वेंस कि जो रिलेटिविस्टिक थ्योरी वहां से हमें क्या एप्लीकेशन पार्ट मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है Re2Cl8 2 माइनस।
ठीक है। और यहाँ दे रखा है कॉम्प्लेक्स MO2Cl8 2 अब यहाँ अगर आप निकालेंगे तो ये 5D ओवरलैप होगा, जबकि यहाँ आप निकालेंगे 4D ओवरलैप होगा। तो रिलेटिविस्टिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं जो 5D ऑर्बिटल्स का जो ओवरलैप है ये 4D ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक। इसी चीज का दूसरा इफेक्ट हमारे पास होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा इफेक्ट जिसमें s इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो जाते हैं तो उस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से होगा क्या, क्योंकि s और p ऑर्बिटल बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड हो गई थी, बहुत ज्यादा स्मॉल साइज उनका होता चला जा रहा था, तो यहाँ से s इलेक्ट्रॉन का जो निकलना है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। आप लिखेंगे या समझ सकते हैं, मैंने आपको इतना बता दिया। ठीक है। अब इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम कैसे देख सकते हैं, देखिए जो भी ओवरलैपिंग होती है डिपेंड करती है 1/n के साथ। यहाँ पर n क्या होता है, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये हमारा डोमिनेटिंग होता है, मोस्ट डोमिनेटिंग, यानी कि अगर सबसे पहले हम किसी भी चीजों का आंसर देना पड़ेगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि इसमें किसका ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 1/n का बिहेवियर, उसके बाद हम लोग देखेंगे डायरेक्शनल बिहेवियर। ठीक है। अब डायरेक्शनल बिहेवियर क्या होता है वो भी मैं आपको बीच चीज बता देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमने कुछ एग्जाम्पल को कंसीडर किया, मान लीजिए मैंने कहा कि 2 पाई आपको दे रखा है, 2 पाई। अब 2 पाई का जो ओवरलैप वो ज्यादा होगा 3 पाई के हिसाब से। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया पीछे कि हम लोग किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास डोमिनेटिंग टर्म है, कौन सा डोमिनेटिंग टर्म मैंने आपको बताया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जितनी छोटी n की वैल्यू होगी उतनी अच्छी ओवरलैपिंग होगी, सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग बात की जाएगी। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शनल बिहेवियर का कोई भी बात नहीं होगी, क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि जितने भी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है सब एक ही तरीके के ऑर्बिटल्स हैं, अगर पाई के अलावा कोई दूसरी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगी तो जरूर हम लोग वहां से कह सकते हैं। ठीक है। तो 2 पाई का जो ओवरलैपिंग है वो ज्यादा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो मैंने रिलेशन लिखा है ये ओवरलैपिंग के अकॉर्डिंग है। ठीक है। 2 पाई की ओवरलैपिंग ज्यादा होगी 3 पाई के अकॉर्डिंग, फिर इसकी ज्यादा होगी 4 पाई के अकॉर्डिंग, और फिर इसकी ज्यादा होगी 5 पाई के अकॉर्डिंग। ठीक है। मान लीजिए दूसरा मैंने एग्जांपल आपको दिया, 2p लिखा मैंने, फिर 3p लिखा, 4p लिखा, और 5p लिखा। ठीक है। तो इसमें भी सेम रीजन अप्लाई होगा, सबसे पहले हम लोग डोमिनेटिंग किया, हमारे पास n की वैल्यू, तो n की वैल्यू के हिसाब से देखेंगे तो इस तरीके से आपका बिहेवियर रहने वाला है। ठीक है। और मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ, मैंने एग्जांपल लिया 1s, फिर मैंने लिखा 2s, फिर मैंने लिख दिया 2s, और फिर मैंने लिख दिया 2p। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता है जो मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, एन के हिसाब से, मतलब क्या है, जितना ज्यादा एन की वैल्यू कम होगी उतनी ही ओवरलैपिंग अच्छी होगी। तो सबसे अच्छी ओवरलैपिंग किसमें होने वाली, 1s में, फिर किसमें होगी 2s में। अब यहाँ पर आके बात फंस जाएगी, यहाँ दे रखा है 2p और यहाँ दे रखा है 2s। अब आप ध्यान से देखिए एक चीजों को, जब हम 2s और 2p की बात करते हैं, 2s आपका क्या बनेगा, ये s और ये p है। ठीक है। जबकि टू पी की बात करेंगे तो इस तरीके से ओवरलैप होगा। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर जो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ये पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थोड़े से ही एस के ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। लेकिन जबकि अगर हम यहाँ देखेंगे दोनों पी ऑर्बिटल जब ओवरलैप करती है, क्योंकि इनका ओवरलैपिंग हेड ओवरलैपिंग होता है, तो इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है, या फिर आप ये कह लें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है इस पूरे लोब में। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा दोनों ऑर्बिटल्स की कंबाइन हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जो हम आंसर देंगे उसका आंसर आप दिया जाएगा 2p आप पहले लिखेंगे, 2p, और इसके बाद हमारे पास आएगा 2s। क्यों आएगा, मैंने आपको रीजन बता दिया, जब तक n की वैल्यू रहेगी दोनों में सेम सेम ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट की अगर बात करेंगे तो n की वैल्यू के हिसाब से आंसर देंगे, जैसे ही ऑर्बिटल चेंज होने लगेंगे तो फिर हम लोग डायरेक्शनल बिहेवियर को देखेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक ये चीज समझ में आई होगी। ओके 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 ओके। देखिए यहाँ पर एक चीज और होगी, जैसे आपका 2s दे रखा है ना, तो आप इसको और करेक्ट लिखेंगे, इसको मैं ऑर्डर पर हटा देता हूँ। रीजन मैंने आपको समझाया, रीजन सेम है, लेकिन इसका जब आंसर फुली दिया जाएगा तो 2s को हम लोग और भी देख सकते हैं ना, 2p तो कंबाइन आपका दे ही रखा था। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले 1s का ऑर्बिटल का ओवरलैप अच्छा होगा, क्योंकि ये तो n के हिसाब से आ रहा है, n की वैल्यू कम है, लेकिन n की वैल्यू ज्यादा यहाँ पर हो रही है, तो 2p पहले आ जाए क्योंकि यहाँ डायरेक्शनल बिहेवियर इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद आएगा 2s क्योंकि इसमें थोड़ा सा डायरेक्शनल बिहेवियर इन्वॉल्व है, क्योंकि p ऑर्बिटल आ गई, और सबसे कम होगा 2s का। तो आई होप आपको ये रीजन समझ में आएगा, रीजन इसका क्या है, सिर्फ हेड ऑन ओवरलैपिंग है, या इन दोनों ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो बहुत ज्यादा हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग है, जबकि यहाँ पर एक ऐसा एक डायरेक्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, जबकि यहाँ पर एक भी डायरेक्शनल बिहेवियर नहीं है। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हमारे पास है, जैसे आप पढ़ के आए होंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन कुछ पॉइंट मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये आपको पता ही होंगे, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं होता है। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनका एक डायरेक्शनल बिहेवियर होता है ना। जो बॉन्ड्स बनती है हाइब्रिड ऑर्बिटल में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही रीजन में कंबाइन कर दी जाती है ना। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते, ओनली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है।
तो यहाँ हम लोग सीखने के वाले नया क्या सीखेंगे, जैसे आप लोगों ने एक कंसेप्ट देखा जैसे CH4 का हाइब्रिडेशन तुरंत बता सकते हैं क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जैसे मान लीजिए NH3 है, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हैं ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। लेकिन मान लीजिए मैंने आपको यहाँ लिखा PS3, तो क्या PS3 का भी हाइब्रिडाइजेशन आप sp3 बताएंगे? तो उसका अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ट्राई करेंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो रीजन ये होता है कि यहाँ पर एक रूल अप्लाई हो जाता है, ड्रैगोस रूल, ठीक है। तो उस रूल को हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं। ड्रैगोस रूल देखिए, मैं इसका स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, अगर आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। दे रखा है, द लोन पेयर ऑफ s ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल एटम belonging to third, fourth, fifth, sixth period do not participate in hybridization if the electronegativity of the surrounding atom is less than 2.5। ये दे रखा है कि अगर हमारे पास सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड या सिक्स पीरियड से बिलोंग करता है, तो उसके सराउंडिंग में जो भी एटम लगा है अगर उसकी हाइब्रिडाइजेशन 2.5 से लेस देन है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स जो सेंट्रल एटम होगी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें NH3 की, अब NH3 हमें पता है नाइट्रोजन हमारे पास सेकंड पीरियड का है, ठीक है। अब क्योंकि ये सेकंड पीरियड का तो यहाँ पर रूल नहीं फॉलो होगा, तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन टेक पार्ट करेगा, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसके बाद मान लीजिए हम ये बात करते हैं PS3 की, पी की अगर बात करेंगे तो थर्ड पीरियड का आपका आ जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2p मैंने लिखा, ये पीरियड हो जाएगा, ये आपका थर्ड पीरियड का आ जाएगा। साथ ही साथ जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, जो कि 2.5 से कम है, इसलिए आपका ड्रैगोस कंपाउंड ही हो जाएगा, यानी कि इसमें सिर्फ प्योर पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, कोई भी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें AsCO3 है ना, और ये SbH3 और BiH3, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो अगर हम इसके बेसिस पर हम बात करेंगे, अगर हम यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ वगैरह निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। अब देखिए आपको पता है ये sp3 इन्वॉल्व है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, क्योंकि सभी के पास 3 4 5 6 पी ऑर्बिटल पी पीरियड के बिलोंग करते हैं, 3 पीरियड 4 पीरियड 5 पीरियड 6 पीरियड, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो तो एक ही, और मतलब आपके जो इलेक्ट्रोनिटी उससे कम है, तो इसका मतलब ये सभी के सभी ड्रैगोस कंपाउंड है। ड्रैगोस कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये ड्रैगोस रूल को फॉलो करते हैं। अगर ये ड्रैगोस कंपाउंड है तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ नहीं इन्वॉल्व होगी। आप लिख सकते हैं नो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व, ठीक है। राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, मैं थोड़ा आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से ऐसा होगा। आई होप आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा राइटिंग में यहाँ पर क्या लिखना चाह रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं बॉन्ड की बात करता हूँ, बॉन्ड का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, कैसी रहने वाली है, ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ लिख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए एस करेक्टर यहाँ सबसे कम एस करेक्टर होगा, क्योंकि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, तो इसको तो आप छोड़ ही दीजिए। अब हम बात करते हैं, पहले हम इन चारों की बात कर लेते हैं। अब देखिए ये पीरियड में ऊपर से नीचे आ रहा है, टॉप टू बॉटम, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो वहां पर होता क्या है, टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो एटॉमिक का जो साइज है क्या करता है, बढ़ जाता है, ठीक है। जब साइज बढ़ जाता है तो वहां पर ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती, यानी कहने का मेरा मतलब है कि जितना फास्फोरस और हाइड्रोजन का बॉन्ड अच्छा होगा, ये सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड होगा। फिर हम लगाएंगे आर्सेनिक और H का, फिर एंटीमनी और H का, और फिर Bi और H का, ठीक है। ये किस बॉन्ड की बात हो रही है, यहाँ पर देखिए हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व नहीं हो रही, तो P की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ P ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 2p और 1s, ठीक है। इसकी अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, 3p और 1s। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो ये 4p और 1s। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे 5p और 1s। जैसे कि हमने पीछे आपको बताया था, जो भी ओवरलैपिंग होती है वो डायरेक्शनल बिहेवियर पहले तो n पर डिपेंड करता है, तो सब में 1s तो कॉमन है, डिफरेंशिएट आप कहाँ से कर पाएंगे, सिर्फ n की वैल्यू से। तो यहाँ देखिए n की वैल्यू कम है, इसका मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, तो यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो pH की ज्यादा होगी, फिर ASH की, फिर SBH की, फिर BIH की। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए आप यहाँ से ये चीज भी समझ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ एस कैरेक्टर का, ठीक है। एस कैरेक्टर का मतलब आपको ये पता होगा, एस कैरेक्टर देखिए सबसे कम एस कैरेक्टर तो NH3 में होगा। क्यों NH3 में होगा? क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हो रही है, तो p ऑर्बिटल भी आ रही है, तो इसका मतलब s का भी पार्टिसिपेशन होना है, तो s ऑर्बिटल यहाँ पर बहुत कम इन्वॉल्व है, तो सबसे कम एस कैरेक्टर जो है वो किसका होने वाला है, NH3 का होने वाला है, ठीक है। ये हो जाएगा लीस्ट कैरेक्टर। अब इससे ज्यादा होगा किसका? अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ तो बॉन्ड की बात होगी तो बॉन्ड चलिए अलग हो गया। अब Bi की अगर हम बात करें, देखिए अगर इसका साइज बढ़ चुका होगा तो यहाँ पर जो एस करेक्टर वो आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं BiS3 का जो भी एस करेक्टर है सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा SbH3, फिर ASH3, और फिर आ जाएगा
PS3, ठीक है। इस चीज का रीजन आप ये समझ सकती हैं क्योंकि इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा हो चुका है, ठीक है। इसकी जो एस ऑर्बिटल है वो कह सकते हैं सबसे ज्यादा क्या होगी, डिफ्यूज होगी। ये बात तो समझ में आ रही है, क्योंकि देखिए सिर्फ एस ऑर्बिटल जब हम बात करते हैं सिर्फ एस ऑर्बिटल आपके पास नहीं होती, उससे पहले काफी सारी ऑर्बिटल्स होती है, तो उसने पहले से बाकी बाहर वाली एस ऑर्बिटल को पहले से शील्ड कर रखा होगा। जब शील्डिंग हो ही चुकी होगी तो जो एस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो सिर्फ एस के पास ही रहेगी, न्यूक्लियस के पास इतनी कंसंट्रेटेड नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एस करेक्टर बहुत ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करे, या ऐसे कह सकती हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा बिस्मथ में होगी, इसलिए मैंने बिस्मथ को सबसे आगे लिखा है। फिर आपका एसबी आया, एंटीमनी आया, फिर आर्सेनिक आया, फिर PS3 आया। NH3 सबसे लास्ट में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक रिलेशन और यहाँ पर सीख सकते हैं, जो भी एस करेक्टर होता है डायरेक्ट इसका इनवर्स रिलेशन होता है। एस करेक्टर इनवर्सली रिलेटेड टू होता है बेसिक, या फिर आप कह सकते हैं बेसिसिटी कह सकते हैं। बेसिसिटी का मतलब डोनर एबिलिटी से है, ठीक है। तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उतनी कम उसकी बेसिसिटी होगी। तो अगर हम पिछले वाले ऑर्डर को बेसिसिटी के अकॉर्डिंग लगाएं, तो यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक आपका कौन होगा, NH3 सबसे ज्यादा बेसिक होगा। फिर इसके बाद आपका कौन आ जाएगा, PS3 आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा ASH3। इसके बाद आ जाएगा SbH3। और सबसे लास्ट में आएगा BiH3, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो भी स्टेरिक नंबर, जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वगैरह कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। तो एक हमारे पास टर्म होता है स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर ज्यादातर किस केस में अप्लाई होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं स्टेरिक नंबर से ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टेरिक नंबर का जो भी कॉन्सेप्ट है ये कहाँ तक अप्लाई होता है, ये ज्यादातर मेन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेन ग्रुप का मतलब जो भी आपके नॉर्मल एलिमेंट्स है बाकी सबको छोड़ के, उसमें ये अप्लाई कर जाएगा। तो स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है, अगर हम सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट कर लें, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, इन दोनों की काउंटिंग से ही हमें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा है SF4 का, ठीक है। तो अगर हम SF4 की बात करें तो एस के पास आप देखिए सल्फर के पास कितने, यहाँ पर कितने बॉन्ड्स में बनाए हुए हैं ना। तो कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 लिख दीजिए, प्लस इसके पास लोन पेयर कितना है, सल्फर क्या होता है SF, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 यहाँ पर आ गया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन आपकी क्या हो जाएगी, sp3d, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास दे रखा है XeF4। अब XeF4 आप जब बनाएंगे तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, Xe डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो आप यहाँ पर देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं आपके पास। स्टेरिक नंबर की अगर हम बात करें, सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इसके बाद भी मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका आप स्टेरिक नंबर से नहीं आंसर निकाल पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग दूसरा फॉर्मुला यूज करते हैं। फॉर्मुला आपके पास होता है 1/2 आपको लिखना है, फिर लिखने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस फिर लिखने हैं मोनोवैलेंट नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, जितने भी मोनोवैलेंट एटम्स आपके पास है, और प्लस अगर नेगेटिव चार्ज दे रखा है तो उसको आपको ऐड कर देना है, और अगर पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। कैसे समझा जाएगा उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक एटम, इलेक्ट्रॉन नंबर, चलिए एक काम करते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये जो लेक्चर है बिल्कुल आपको थोड़ा बहुत समझ में जरूर आया होगा, और अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग और जितने भी अनऑर्गेनिक चैप्टर वो भी जल्दी से आपके फिनिश करा दूंगा, फिजिकल के भी फिनिश करा दूंगा। ओके। ओके, तो आप इसको स्टडी करते रहिए, है ना, और पूछते रहिए अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, गुड बाय।